हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 25 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर एड्रेस पता करना हो या उसकी एटम में लोकेशन पता करनी हो किसी समय में, तो हमें 4 तरह के क्वांटम नंबर्स पता होने चाहिए। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास? N, L, M एंड S। ये 4 तरह के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन देने के लिए पर्याप्त थे। पहला जो क्वांटम नंबर है इसे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये साइज़ के बारे में बतलाता है, साथ ही साथ ये सेल को भी डिस्क्राइब करता है। हमारे पास बहुत तरह तरह के सेल्स थे। सेल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत एनर्जी लेवल्स होंगे अलग अलग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास बहुत तरह तरह के सेल्स थे, जैसे कि के सेल, एल, एम, एन, ओ। ये के सेल जो है वो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा सेल को, ये तीसरा सेल को, ये चौथा सेल को, ये पाँचवा सेल को। इस तरह से हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा था एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये शेप के बारे में बतलाता है। किस किस शेप के बारे में? सब सेल के बारे में। सब सेल क्या होते हैं? बेसिकली वो सेल के अंदर ही रहते हैं, मतलब एक एनर्जी लेवल में मौजूद रहते हैं, और उस एनर्जी लेवल में वो किस शेप के होंगे? अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कि एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, जी सब सेल। एस सब सेल का जो शेप था वो स्फेरिकल था, मतलब ये जो एस सब सेल है वो किसी सेल के अंदर स्फेरिकल रूप में अवेलेबल हो सकता है। दूसरा जो था हमारा वो पी सब सेल था, इसका शेप था डम्बल, इसका स्फेरिकल था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना थी। ये पी सब सेल का सब शेप था डम्बल, तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना डम्बल रूप में होगी, डम्बल शेप में होगी। कहाँ पे होगी? सेल के अंदर होगी। फिर हमारे पास डी सब सेल थे। डी सब सेल का जो शेप था वो डबल डम्बल था, कुछ इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना इस डबल डम्बल में होगी, डबल डम्बल शेप में होगी। और ये डबल डम्बल शेप कहाँ पे मौजूद होगा? सेल के अंदर। अर्थात ये सब सेल जो होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अलग अलग तरह के हमारे पास सब सेल होते हैं, उनकी एक शेप होती है। ऐसा हम लोगों ने देख लिया था एजीमुथल क्वांटम नंबर में। उसके बाद हमारा तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे एम भी कहते हैं या एम एल भी कहा जाता है। ये बेसिकली ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे पास अलग अलग सबसेल्स थे एस पी डी एफ, वो 3D डायमेंशनल रीजन में किस तरह से ओरिएंटेड है, इस चीज़ को कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारा एम एल वैल्यूज़। अर्थात अगर हम लोग एस सबसेल की बात करें तो एस सबसेल चूँकि स्फेरिकल होता है, तो वो 3 डायमेंशनल में किसी भी रूप में एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, मतलब एक ही डायरेक्शन होगा एक समय में उसका। अर्थात ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं और ये तीनों एक्सिसों में समान रूप से हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये यूनिडायरेक्शनल एक्चुअली है। उसके बाद हमारा पी सबसेल है, तो ये डम्बल शेप का होता है। तो अगर डम्बल शेप एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसे हम लोग पी एक्स ऑर्बिटल का नाम देते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अगर डम्बल शेप वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसे पी वाई ऑर्बिटल नाम देते हैं। अगर डम्बल शेप जेड एक्सिस के अलोंग है तो इसे पी जेड ऑर्बिटल नाम देते हैं। उसी तरह से जो डी सबसेल था उसमें 5 तरह के हमको ऑर्बिटल्स देखने मिलेंगे, अर्थात 5 तरह के अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो एम एल वैल्यूज़ है, जिसे जो ओरिएंटेशन को बताता है, वो बेसिकली क्या बता रहा है? ऑर्बिटल के बारे में बतला रहा है, और बीटल के बारे में। और जो लास्ट वाला है हमारा ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अलोंग, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो 2 तरह के इसके वैल्यूज थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। एक चीज़ और हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेल के अंदर कितने सबसेल्स होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसेल के अंदर कितने सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑर्बिटल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। आज का जो हमारा टारगेट है दोस्तों, वह है ऑर्बिटल के बारे में फर्दर और सारी चीज़ों को समझना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आज हम लोग कवर करेंगे, और पॉली क्या कहते हैं ऑर्बिटल के बारे में वो चीज़ को भी समझना है। तो आइए समझते हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है ऑर्बिटल के बारे में और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के बारे में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का बेसिकली 2 स्टेटमेंट है। वास्तव में जो पहला स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट का जन्म हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एकदम अपोजिट होनी चाहिए। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 1s ऑर्बिटल है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं तो एक का स्पिन अपवर्ड रहेगा तो दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड रहना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं। मतलब हमारे पास एक ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। आप इस तरह से किसी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन
नहीं भर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। 4 नहीं भर सकते हैं, 5 नहीं भर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही किसी ऑर्बिटल में रह सकते हैं और उन दोनों की स्पिन अपोजिट रहनी चाहिए। एक की स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की स्पिन हमारी माइनस हाफ होनी चाहिए। ऐसा हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट 1 कहता है। अर्थात उन्होंने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग है और उसका जो नंबर है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही रह सकता है। 2 रहने से क्या होगा, रिपल्सन कम होगा और उनकी डायरेक्शन और स्पिन अगर अपोजिट है तो इससे रिपल्सन भी बहुत ही कम होगा। अर्थात स्पिन अपोजिट रहने का फ़ायदा क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत ही कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया। अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर डिस्क्राइब करना हो तो 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हैं, एन, एल, एम और एस। अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसकी स्पिन तो अलग ही रहेगी ना। कोई एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी स्पिन तो एटलीस्ट अलग होने वाली है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहीं से जन्म होता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं हो सकते। चारों जो क्वांटम नंबर का सेट है हमारे पास, वो चारों के चारों क्वांटम नंबर का सेट किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। एटलीस्ट जो एक वैल्यू है उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। 4 जो क्वांटम नंबर्स हैं उनका एक जैसा वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हमारे पास हीलियम एटम है। हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 2 होता है। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1s2 हो जाएगा। अर्थात ये पहला सेल में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करेंगे। पहला मान लेते हैं, दूसरा मूवमेंट शो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका सारा निकालें, एन वैल्यू, एल वैल्यू, एम एल वैल्यू, तो क्या क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं हम लोग। तो n = 1 है हमारे पास। जब n 1 रहता है तो l भी हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। और एम एल भी क्या रहेगा हमारे पास, 0 रहेगा। मतलब इसमें एम एल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को। तो 0 ऑर्बिटल है, मतलब कहने मतलब एक ही ऑर्बिटल है, एक वैल्यू आ रहा है, मतलब एक ऑर्बिटल है हमारे पास। और वो कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब पॉली एक्सक्लूजन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं, चलो ठीक है। तो आप इस तरह से नहीं भर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन में तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा सही रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अभी दोनों की हम लोग पहचान करते हैं, दोनों का घर का एड्रेस कैसा कैसा है, मतलब निकालते हैं। तो सबसे पहली बात इसका n निकालते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इलेक्ट्रॉन 1 का n कितना हो जाएगा, ये पहला सेल में आ रहा है तो 1 होगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n कितना होगा, 1 होने वाला है, चूँकि ये भी तो पहला ही सेल से रिप्रेजेंट कर रहा है। s दोनों s में ही हैं तो इसके लिए जो l का वैल्यू होगा वो 0 होता है। s के लिए l का वैल्यू 0, तो इसके लिए भी l का वैल्यू कितना होगा, 0। उसके बाद इनके एम एल वैल्यूज़ की बात करता हूँ। तो एम एल वैल्यूज़ तो 0 है, तो इनके लिए भी एम एल वैल्यूज़ 0 होगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एम एल वैल्यूज़ 0 होगा। अब बात करते हैं स्पिन की। इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर प्लस हाफ मानते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी हो जाएगी, माइनस हाफ। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि 3 वैल्यू एन, एल और एम सेम है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन चौथा वैल्यू में अंतर आ गया। चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यही कहता है स्टेटमेंट 2, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट 2 कहता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। एटलीस्ट एक ना एक आपको कम, मतलब डिफरेंट नज़र आएगा ही आएगा। इसी चीज़ को हम एक दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास लिथियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करेंगे अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1 आएगा। इसे किस तरह से लिखा जाता है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल हो गए, 1s और 2s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यहाँ पे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब हम कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे कि आप ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या ए इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आप लीजिए। मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और ये इलेक्ट्रॉन लेता हूँ और इस दोनों इलेक्ट्रॉन का मैं एड्रेस निकालने की कोशिश करता हूँ, अर्थात चारों के चारों क्वांटम नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एन अर्थात सेल की बात करता हूँ। ये किस सेल में है, पहले सेल में दिख रहा है। और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, दूसरे सेल में दिख रहा है। अब एल की वैल्यू बात करता हूँ, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है वो पहले सेल के किस सब सेल में है, तो एस सब सेल में है तो L = 0 होता है एस के लिए। यह भी एस सब सेल में है तो L = यहाँ भी 0 आएगा। एम एल वैल्यू की बात करता हूँ। जब L 0 है तो एम एल भी 0 होगा, यानी कि स्फेरिकल शेप में मौजूद होगा। यहाँ भी L 0 है तो एम एल वैल्यू 0 आने वाला है। अब मैं स्पिन की बात करता हूँ। अगर इसका स्पिन प्लस हाफ अगर हम माने हैं तो इसका ऑब्वियस है कि इसका माइनस हाफ होने वाला है और ये भी क्या होगा हमारा प्लस हाफ।
तो स्पिन इसका आने वाला है प्लस हाफ, और इस इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन हमारा कितना आने वाला है प्लस हाफ। तो आपने क्या देखा ओवरऑल कि चारों के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं है। कौन कौन से क्वांटम नंबर सेम है? एल सेम है, एम एल सेम है और एस सेम है। बाकी जो ऑर्बिट की संख्या यानी कि सेल की संख्या वो अलग है, मतलब कोई ना कोई डिफरेंस दे रहा है। तो यही बात पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं स्टेटमेंट 2 में कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, चाहे अलग अलग ऑर्बिटल में हो, उसके लिए जो चार जो क्वांटम नंबर्स हैं वो चारों के चारों का जो वैल्यू है वो एक जैसा नहीं आने वाला। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया हो। अब हम लोग इसको एक बार कंक्लूड कर देते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट रहेगा। जैसे कि एक ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो एक का स्पिन अपवर्ड, दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड रहेगा। दूसरी बात कहते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो एक ही ऑर्बिटल में हो चाहे ना हो, मतलब किसी एटम में दो इलेक्ट्रॉन अगर है मान लेते हैं, तो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के लिए उसका जो एड्रेस होगा वो सेम नहीं होगा। जिस प्रकार से किसी भी दो आदमी का इस दुनिया में सब चीज़ एक जैसा नहीं हो सकता, सारे फीचर्स एक जैसे नहीं मिल सकते। बहुत सारी चीज़ मिलेंगी, गुण मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, हाइट वेट मिल सकता है, बट सारे की सारी चीज़ें अगर आप बोलते हैं कि किसी दो आदमी के लिए एक जैसा है तो वो गलत होगा। उसी तरह से किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसा एड्रेस, एक जैसा सारा फीचर्स नहीं हो सकता है। तो यही बात वो बोलते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर एन, एल, एम और एन एक जैसे नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और पढ़नी है कि जब हमें पता चल गया कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अब इसी सूचना का इस्तेमाल करके, इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे दूसरे जो डिटेल्स हैं उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरे जो फॉर्मूले हैं उसे डेराइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं थर्ड सेल की बात करता हूँ, n=3, तो मैं अब थर्ड सेल में कितने सारे सबसेल होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसी तरह से मैं प्रोसेस करूँगा। यहाँ पे n वैल्यूज़ लिखूँगा, यहाँ पे l वैल्यूज़ और यहाँ पे हमारा ml वैल्यूज़ रहेगा। n=3 है, मैंने मान के चला है, मतलब तीसरे सेल की बात कर रहा हूँ। n हमारा सेल को रिप्रेजेंट करता है। l का वैल्यू की बात करूँ, अगर n 3 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेकर के n-1, यानी कि 0, 1 और 2, ये सारे वैल्यूज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद ml की बात करता हूँ, ml के वैल्यूज़ क्या क्या देखने मिलेंगे, इसके वैल्यू -l से लेकर के +l के बीच होता है। तो l अगर 0 है तो ml भी 0 होगा, l अगर 1 है तो इसका 3 वैल्यू होगा, -1, 0 एंड +1। अगर l=2 है तो इसका वैल्यू होगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो ये l वैल्यू बताता है सबसेल के बारे में। 0 है तो s सबसेल, 1 है तो p सबसेल, 2 है तो d सबसेल। ml वैल्यू बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। अगर 0 वैल्यू दिखा रहा है मतलब एक ऑर्बिटल दिखा रहा है, यहाँ एक ऑर्बिटल होगा। 3 वैल्यू दिखा रहा है मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और अगर 5 वैल्यू दिखा रहा है तो हमें 5 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन अपोजिट स्पिन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब आप इससे बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपसे पूछेगा कि किसी भी सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपको बोला जाए कि थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो आप काउंट करें, 2 और इधर 6, 8 हो गया, और इधर 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमने इसको निकालने के लिए फॉर्मूला भी सीखा था, 2n²। 3 पुट कर देंगे n की जगह पे तो 9 × 2 यानी कि 18 आ जाएगा। तो ये यहीं से डराइव हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एस सबसेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 2। पी सबसेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप देख सकते हैं 2, 2, 2, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी सबसेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो इसके लिए आप n² फार्मूला पढ़े थे। अगर 3 ऑर्बिटल्स की बात करता है, मतलब 3 एनर्जी सेल की बात करता है, तो कितने ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब कैसे निकाला ये चीज़, तीसरा ऑर्बिटल है, सॉरी तीसरा ये हमारा सेल है, कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं, एक ऑर्बिटल यहाँ दिख रहा है, 2, 3, 4 ऑर्बिटल, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। तो ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ n² वो यहीं से आया हमारा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है किसी भी सबसेल में कितने सारे ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो सबसेल मान लेते हैं एस सबसेल की बात करता हूँ, कितने ऑर्बिटल देखने को मिल रहे हैं, एक ऑर्बिटल। पी सबसेल की बात करता हूँ, कितने ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं, 3 ऑर्बिटल, और तीनों की एनर्जी सेम ही रहेगी, सब चीज़ में सभी मायने में सेम रहेंगे तीनों। उसके बाद डी सबसेल की बात करता हूँ, तो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, सबकी
सभी मायने में एनर्जी, शेप, साइज सब एक जैसा होगा। भले ही ओरिएंटेशन अलग अलग होगा, लेकिन एनर्जी के मामले में वो एक जैसे होंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हमें बस एक चीज़ पता रहने से पता चल गई कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये सारी जानकारी इकट्ठा हम लोग कर लेते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। आप n=2 मैंने 3 लिया, अप टू 4, 1 ये सब चीज़ें लेकर के आप वहाँ पे सारे फार्मूले को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखा, समझा और सारी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।